नमस्कार बच्चों। हम बात कर रहे थे, हमारे जो टॉपिक है वनडी, इसके अपने 5 सीरीज़ पहले पढ़ चुके हैं। हम छठे भाग पर हैं उसके, क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसी की बात कर रहे थे। हमने दूरी, विस्थापन, चाल, वेग ये सब पढ़ा, त्वरण पढ़ा, गति की समीकरणें पढ़ी, उन सब के बारे में हमने एक एक करके डिस्कस किया। हमने ग्राफ के बारे में डिस्कस किया, ग्राफ किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज हम एक नई टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, इसी में ही है। बात आती है सापेक्ष वेग की। अब जो सापेक्ष वेग है वो क्या चीज़ होता है? देखिए, कोई भी घटना यहाँ पर निरपेक्ष नहीं है। हम बात कर रहे हैं हर घटना की, और हर घटना जो है वो सापेक्ष है, और हम सापेक्ष घटना की बात कर रहे हैं। सापेक्ष का मतलब होता है कि मान लो कि ये कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति कहीं पर दौड़ रहा है, तो ये व्यक्ति के बारे में मैंने लिखा कि ये 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है या वेग से चल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि इसकी चाल क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि इस व्यक्ति की जो चाल है कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। किसके सापेक्ष? जमीन के सापेक्ष। इस सतह के सापेक्ष इस व्यक्ति की जो चाल है, क्योंकि सतह की चाल जो है वो 0 है, इस व्यक्ति की चाल जो दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये सतह के सापेक्ष 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। तो सापेक्ष का मतलब होता है कि दो वस्तुओं की तुलनात्मक चाल क्या होती है। ठीक है, एक ही व्यक्ति की अलग अलग वस्तुओं के सापेक्ष चाल भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं कि ये कोई वाहन है और ये वाहन किसी रोड पर दौड़ रहा है। इस वाहन की चाल 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, इस व्यक्ति के पास एक दूसरा व्यक्ति रुका हुआ है। ठीक है, दोनों। तो मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति ए की व्यक्ति बी के सापेक्ष चाल क्या है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी नहीं बदल रही है। तो व्यक्ति ए की बी के सापेक्ष कोई चाल नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर रुके हुए हैं। लेकिन ए की जमीन के सापेक्ष चाल 2 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि व्यक्ति इस गाड़ी के ऊपर है, और इस व्यक्ति की जमीन के सापेक्ष चाल 2 मीटर पर सेकंड है, जबकि इसकी बी के सापेक्ष कोई चाल नहीं है। इस प्रकार आप ऑब्जेक्ट बदलते, आपने व्यक्ति की किसके सापेक्ष चाल देख रहे, उस हिसाब से ये मामला चेंज होता जाएगा। तो हम इसी मुद्दे पे आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम सामान्य सूत्र देख रहे हैं। ठीक है, 2 वस्तुएं हैं, उनकी हमें सापेक्ष चाल देखनी है कि ये एक कोई वस्तु है A और ये एक दूसरी वस्तु है B। ठीक है, इसकी चाल है VA, इसकी चाल है VB। हमें A की B के सापेक्ष चाल देखनी है। A की B के सापेक्ष चाल देखा जाएगा तो VA माइनस VB वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये इनकी सापेक्ष चाल आ जाती है। वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इनकी जो सापेक्ष चाल है वो इस प्रकार से पता की जा सकती है, A की B के सापेक्ष चाल क्या होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान लो 2 वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही है। 2 वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हैं, तो उनकी सापेक्ष, पहले तो मैंने फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अगर 2 वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी सापेक्ष चाल कैसे लिखी जाएगी? देखिए, ये A है, ये आपकी दूसरी वस्तु है B है। एक ही दिशा में जाने का मतलब हो गया इसकी चाल VA है और इसकी चाल जो है वो VB है। एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं, तो इनकी सापेक्ष चाल के अंदर 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है, A की B के सापेक्ष चाल। यदि A की B के सापेक्ष चाल पूछी जाए तो V जो है AB। पहली बात तो अगर आपसे ये पूछा गया है कि A की B के सापेक्ष चाल क्या है, तो आपको ये देखो पूछी किसकी है, A की।
किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। यानी चाल तो आपको ए की ही पूछी है, यानी कि बी के सापेक्ष पूछी है, इसलिए जिसकी पूछी जाती है उसे मैंने यहां लिख लिया, माइनस जिसके सापेक्ष पूछी जाती है उसको मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमें फॉर्मूला पता किया जा सकता है। इसमें क्या करना है, ए की बी के सापेक्ष चाल पूछी, ए की जिसको पूछा जाता है उसको पहले और जिसके सापेक्ष पूछा जाता है उसको बाद में। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं। यदि आपसे कहा जाए बी की जो है ए के सापेक्ष चाल, यदि आपसे ये पूछा जाए कि बी की चाल क्या होगी, ठीक है, तो अपने वही है। अब की बार आपको चाल पूछी है बी की, जिसकी पूछा है उसको पहले रख लेना है, किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। या तो पूछेगा ए का बी के सापेक्ष या बी का ए के सापेक्ष। जिसके बारे में पूछा जाए उसको आपने पहले रखना है, जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसको आपने बाद में रखना है। इस प्रकार से हम दो वस्तु यदि एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी चाल के बारे में हम पता कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हूं, विपरीत दिशा का मतलब एंटी डायरेक्शन, आमने सामने से दोनों जा रही हैं, तब क्या होगा, तब भी हम इनकी सापेक्ष चाल पता कर सकते हैं। ये आपका ए है, ये वी ए चाल से जा रहा है, ये बी है, ठीक है, ये वी बी चाल से जा रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में है तो सापेक्ष चाल जो होती है दोनों के जोड़ के बराबर होती है, क्योंकि वास्तव में, ठीक है, वी ए माइनस डायरेक्शन चेंज है उसकी, ऐसे लिखेंगे तो वी बराबर आएगा वी ए प्लस वी बी। ये कब लेना है, यदि दोनों वाहन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हो। ज़्यादातर यही होता है, भी आपसे क्वेश्चन में ये रखेगा कि दो ट्रेन आ रहे हैं, दो ट्रेन एक दूसरे के इस चाल से आ रही है, ये दूसरी ट्रेन से, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, दो ट्रेन आ रही हैं एक दूसरे के विपरीत चल रही, उस कंडीशन पर हमेशा ही दोनों ट्रेन की चाल आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही हो। यदि दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हो तो V1 माइनस V2 आएगा। यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो तो VA प्लस VB ही आएगा। तो यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं तो इस प्रकार से हमें मान निकालना है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो इसी टाइप के आते हैं। तीसरी बात, यदि वस्तुएं एक दूसरे के लंबवत दिशा में जा रही, ठीक है, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक मान लो इधर आ रहा है और एक इधर जा रहा है, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत दिशा में जा रहा है, एक पूर्व में जा रहा है, एक उत्तर में जा रहा है, ठीक है। अगर दो वस्तुएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रही हैं तब हम इसकी सापेक्ष चाल क्या निकालेंगे। देखिए ये VA है, ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर एक दूसरा वाहन है, B की बात करते हैं, ये A था और इसकी चाल जो है वो VB है। ये दोनों इस टाइप से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। यदि दो वाहन एक दूसरे के लंबवत दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल का फॉर्मूला होता है √VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर। ये तब लेना है यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के लंबवत जा रही हों। ठीक है, जब भी कोई दो वस्तुएं एक दूसरे के लंबवत जा रही हैं तो सापेक्ष चाल इसी तरीके से ली जाती है अगर दो वस्तुएं एक दूसरे के लंबवत जा रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ियों के बारे में बात की जाए, या आपसे ये भी कहा जा सकता है कि किसी जगह पर मान लो एक व्यक्ति छाता लेके जा रहा है, ये देखिए, और व्यक्ति चल रहा है, यहाँ बारिश हो रही है नीचे की ओर, वी रेन, और व्यक्ति चल रहा है इस दिशा में, वी मैन।
ध्यान से देखिए, दोनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में हो गए। बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे आ रही है, व्यक्ति क्षैतिज जा रहा है। इस कंडीशन में पूछा जाए व्यक्ति का वर्षा के सापेक्ष वेग क्या होगा, यदि ये कंडीशन पूछा जाए तो आपको देखिए यहाँ दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यदि पूछा जाए व्यक्ति का वर्षा के सापेक्ष रेन मैन पूछा जाए तो इस कंडीशन पर फॉर्मूला आएगा वी रेन का स्क्वायर प्लस वी मैन का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में हो रहे थे। हालांकि अपनी इसकी अभी बात और भी करेंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। यदि एक दूसरे के लंबवत दिशा में जा रहे हैं तो इस फॉर्मूले से हम मान निकाल सकते हैं सापेक्ष चाल क्या होगी। ठीक है, अब जरा और देखिए, यदि वस्तुएं एक दूसरे से थीटा कोण पर जा रही हो, अगर इनके बीच का एंगल थीटा हो, ठीक है, तब क्या होगा। जरा देखिए, ये एक वाहन है, ये ए है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये अपनी जो चाल है वी ए है। इसी प्रकार मैंने एक यहाँ वाहन बनाया बी और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वी बी है और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यदि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तब हमें ये पूछा जाए कि सापेक्ष वेग क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है v बराबर अंडर रूट वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कोस थीटा। इस फॉर्मूले से हम इन दोनों की सापेक्ष चाल के बारे में पता कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि यदि वाहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तब क्या होगा, विपरीत दिशा में जा रहे हैं तब क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत जा रहे हैं तब क्या होगा, या किसी भी एंगल पर जा रहे हैं तब क्या होगा। तो हम सापेक्ष चाल का मान पता कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ गया है सापेक्ष चाल ज्ञात करने का तरीका कि सापेक्ष चाल जो है वो किस प्रकार से निकाली जा सकती है। तो ये सापेक्ष चाल आ गई है, दो वाहन एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं तो किस प्रकार से गति करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है उपग्रह का सापेक्ष वेग। देखिए, उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारे हमारे कृत्रिम उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह तो एक ही हमारा चंद्रमा है, लेकिन कृत्रिम उपग्रह बहुत सारे चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूम रही है। अब पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूम रही है। जब पृथ्वी घूमती है तो हमें ऐसे लगता है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, पश्चिम की ओर जाके अस्त होता है, जबकि आप जानते हैं सूर्य नहीं चल रहा, पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी जब वह चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर, तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, इसीलिए ये कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो रॉकेट छोड़े जाते हैं वो पश्चिम की ओर क्यों छोड़े जाते हैं। इसलिए छोड़े जाते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। किधर जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, सॉरी पूर्व दिशा की ओर क्यों छोड़े जाते हैं, ताकि पृथ्वी की घूर्णन का उसको फायदा मिल सके। पूर्व दिशा की ओर छोड़े जाते हैं। वही बात आ रही है कि पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूम रही है, ये अर्थ है। ठीक है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर धुरी पर घूम रही है। तो पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूमती है तो इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट और घूम रहा है। ये मान लो अपना सैटेलाइट है और ये भी इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो पृथ्वी की जो है ये उपग्रह का वेग मान लेते हैं vs, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट उपग्रह का, और पृथ्वी भी इसी दिशा में घूम रही है। यानी कि सबसे पहले मैं ये चक्कर लगा रहा हूँ, ये पता कर रहा हूँ यदि उपग्रह जो है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करें, यदि उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करे, पृथ्वी किधर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, उपग्रह किधर जा रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी कि पृथ्वी और उपग्रह दोनों के घूर्णन की दिशा समान है। यदि समान हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन पर यदि सापेक्ष वेग पूछा जाए v सैटेलाइट माइनस v
अर्थ। इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ही सेम है और हमने ये पहले पता कर लिया है कि यदि दो समान दिशा में कोई भी चीज़ें जाती हैं तो उनका वेग v1 माइनस v2 होता है और यदि विपरीत दिशा में जाता है तो v1 प्लस v2 होता है। तो हमने यहाँ कहा कि उपग्रह यदि पश्चिम से पूर्व, क्योंकि पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व ही जा रही है, ठीक है, उस कंडीशन पर हम ये पता कर सकते हैं। आगे देखिए, यदि उपग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करे, इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये घूम रही है इस तरफ v अर्थ, ये यहां पर सैटेलाइट चक्कर लगाएगा, ये अपना सैटेलाइट है, ठीक है, ये मान के चलो उपग्रह जा रहा है यहां पर और उपग्रह जा रहा है इस दिशा में v सैटेलाइट। तो दोनों की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत आएगी। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जबकि उपग्रह जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं और विपरीत चल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पर जो सापेक्ष वेग है v सैटेलाइट प्लस v अर्थ के बराबर आएगा, यानी कि दोनों का इस कंडीशन पर हमारे पास जोड़ हो जाएगा। तो उपग्रह जब चक्कर लगाता है तो उपग्रह चक्कर लगाएगा तो किस प्रकार से इसकी बात आएगी तो हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो ये उपग्रह के बारे में हमने बात की है, ठीक है। आगे देखिए, वर्षा के सापेक्ष वेग। वर्षा के सापेक्ष वेग का मतलब क्या है, ठीक है। जब हम बारिश में चलते हैं तो अभी मैंने कहा कि बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है, एक व्यक्ति क्षैतिज जा रहा है तो उसे वर्षा किस वेग से प्रतीत होगी, ये चीज़ हमें पता करनी है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति विराम में है तो मान लो ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पर वो रुका हुआ है, उसने ये छाता पकड़ रखा है यहाँ पर, ठीक है, विराम में है तो बारिश ऐसी हो रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हम सबसे पहले VR लेके चलते हैं, ये है वर्षा का वेग और ये है ऊर्ध्वाधर। दूसरी बात, व्यक्ति भी गति करेगा, v मैन, ये आ गया अपने पास व्यक्ति का वेग, ठीक है, और ये चल रहा है क्षैतिज। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच का जो एंगल है v रेन इज परपेंडिकुलर टू v मैन, एक दूसरे के दोनों लंबवत चल रही है। और लंबवत चलने का मैंने अभी बताया कि यदि दो वस्तु एक दूसरे की लंबवत दिशा में चल रही है तो सापेक्ष वेग किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं व्यक्ति का वर्षा के सापेक्ष वेग। व्यक्ति का वर्षा के सापेक्ष वेग v रेन मैन इज इक्वल टू v रेन का स्क्वायर प्लस v मैन का स्क्वायर, ठीक है। याद करो मैंने परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला बताया था, उससे मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है कि यदि दो वस्तु एक दूसरे के लंबवत दिशा में चल रही हैं तो यहाँ पूछा जाए व्यक्ति का वर्षा के सापेक्ष वेग या वर्षा का व्यक्ति के सापेक्ष वेग क्या होगा, तो हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, ठीक है। आपसे कहा जाए कि मान लो किसी जगह पर बारिश हो रही है यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और एक व्यक्ति क्षैतिज दिशा में जा रहा है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो बताइए व्यक्ति का वर्षा के सापेक्ष या वर्षा का व्यक्ति के सापेक्ष वेग क्या होगा। तो हम इस प्रकार से पता कर सकते हैं, ठीक है। वो आप जानते हैं कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये व्यक्ति का वर्षा के सापेक्ष वेग पता किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन और आ जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि जब हम बारिश में चलते हैं, वर्षा सीधी हो रही है, हम क्षैतिज चल रहे हैं, तो हमें चलते वक्त ये प्रतीत होता है कि वर्षा सीधी न गिरकर सामने से आती हुई प्रतीत होती है और हम इस चीज़ से बचने के लिए छाता जो है वो थोड़ा सा झुका लेते हैं। कहाँ से झुकाते हैं, ऊर्ध्वाधर से थोड़ा सा झुका लेते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि छाते को कितना झुकाया जाएगा, ठीक है, ये पूछा जाता है। मान लो जब व्यक्ति चल रहा है तो जब रुका हुआ था तो ये था कंडीशन, रुकी हुई कंडीशन में जब व्यक्ति विराम में था तो इस कंडीशन पर व्यक्ति था, ठीक है, बारिश उसको ऐसी आती हुई प्रतीत हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसे प्रतीत होता है कि वर्षा
जो है वो सामने से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति उस वर्षा से बचने के लिए अपने छाते को झुका लेता है और उस व्यक्ति को जो बारिश है वो ऐसे आती हुई प्रतीत होती है, हालांकि बारिश इधर से आ नहीं रही है, सापेक्ष वेग के कारण उसे इस टाइप से प्रतीत होती है और व्यक्ति अपने छाते को ऊर्ध्वाधर से विशेष कोण से झुका लेता है रियल में। ठीक है, ये देखिए ये डायरेक्शन किसकी है, वी रेन की है, ये डायरेक्शन जो है वी मैन की है और ये जो डायरेक्शन है जिधर उसने छाता झुकाया है ये वाली, ये डायरेक्शन वी वर्षा के सापेक्ष व्यक्ति की चाल है और हमें ये पता करना है कि ये एंगल कितना झुकाया है, ये थीटा कितना झुकाव दिया है, ये थीटा झुकाव हमें पता करना है। इसके लिए हम वेक्टर का सहारा लेंगे। सबसे पहले देखिए जब व्यक्ति चल रहा है तो ये वर्षा का वेग है वी रेन, ठीक है, और ये व्यक्ति आगे इस दिशा में बढ़ रहा है वी मैन। लेकिन जब वर्षा के कारण व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो वर्षा उसको सामने से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए हम व्यक्ति का यहाँ पर विपरीत घटक लेते हैं वी मैन डायरेक्शन में और ये जो एंगल है, ठीक है, ये व्यक्ति का वर्षा के सापेक्ष वेग आ जाता है और ये जो पता लग जाता है कि हमें व्यक्ति ने ऊर्ध्वाधर से कितना कोण झुकाया है ये वाला पता करना है और इस एंगल का पता करने के लिए tan थीटा बराबर वही लंब बटे आधार, ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा लंब यानी कि वी मैन बटे में वी रेन यानी कि थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स वी मैन बटे में वी रेन। ये वो फॉर्मूला है जिससे हमें ये पता लग जाता है कि कोई व्यक्ति ने ऊर्ध्वाधर से छाता किस कोण से झुकाया है, थीटा बराबर tan इनवर्स वी मैन अपॉन वी रेन। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक व्यक्ति ने अपना छाता ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर झुका रखा है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति की और वर्षा की चाल जो है वो समान है, परिमाण में समान है, डायरेक्शन तो ऊर्ध्वाधर है ही, एक दूसरे के लंबवत है ही, तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदी को पार करना, किसी व्यक्ति का नदी को पार करना। कोई व्यक्ति जब नदी पार करता है तो नदी के दो किनारे हैं, ये देखिए एक ये किनारा है, एक ये किनारा है। ठीक है, व्यक्ति को नदी पार करनी है वो भी तैर कर, तो इसमें नदी में जो है वो पानी बह रहा है और व्यक्ति को जो है वो नदी पार करनी है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि वी आर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी कि ये आ गया है नदी का वेग। ठीक है, नदी आप जानते हैं नदी इस डायरेक्शन में बहती हुई जा रही है, ये नदी की चाल है वी आर, नदी का वेग। दूसरी बात, व्यक्ति वी एम, व्यक्ति की चाल। देखिए व्यक्ति फिलहाल जो है चाल या वेग, व्यक्ति जो फिलहाल है वो जमीन पे नहीं चल रहा, पानी में चल रहा है, लेकिन नदी बहते हुए पानी नहीं है, ये व्यक्ति की चाल है किसके सापेक्ष है, स्थिर जल के सापेक्ष है। ठीक है, दो व्यक्ति। अब हमें पता करना है कि व्यक्ति को नदी पार करनी है, तो व्यक्ति को नदी पार करने के लिए क्या चाहिए। मान लो ये है डी और डी जो ले लेते हैं, ये ले लेते हैं नदी की चौड़ाई जो है। अब व्यक्ति को एक किनारे से दूसरे किनारे पर पार करना है, व्यक्ति को यहाँ से। अब व्यक्ति के पास दो चॉइस है। पहली चॉइस, व्यक्ति की विस्थापन न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, चाहे टाइम कितना भी लग जाए नदी पार करने में, लेकिन वो चाहता है कि मेरा विस्थापन न्यूनतम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि व्यक्ति ये कहता है कि समय न्यूनतम होना चाहिए, विस्थापन चाहे कितना ही हो जाए। हम यहाँ दो घटनाएं बात कर रहे हैं। पहली घटना की ये बात कर रहे हैं इसी में कि यदि व्यक्ति के लिए विस्थापन न्यूनतम हो, तो व्यक्ति को विस्थापन न्यूनतम करने के लिए व्यक्ति को ए से कूदना है और डायरेक्ट कहाँ जाएगा, बी पर। तो ये विस्थापन व्यक्ति का न्यूनतम होना चाहिए, तो व्यक्ति ए से कूदकर बी तक जाएगा, तभी जाके उसका क्या है, विस्थापन जो है वो न्यूनतम आएगा।
लेकिन पानी भाई बह रहा है। अगर व्यक्ति यहाँ से सीधा जाने की कोशिश करेगा तो व्यक्ति को पानी धकेलता 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 व्यक्ति थोड़ा धक्का खाता खाता यहाँ पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी लगातार फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है तो व्यक्ति को यहाँ तक ले जाएगा। और यदि व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक चला जाता है तो फिर विस्थापन न्यूनतम नहीं रहा। इसलिए व्यक्ति ए से बी तक पहुँचने के लिए नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा की तरफ कूदेगा और व्यक्ति इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये आ जाएगा अपने पास वी मैन, और ये जो डायरेक्शन है वी रिवर की है। व्यक्ति इस दिशा में मान लो ये थीटा कोण बनाते हुए कूदता है और ये इधर से मान लो अल्फा कोण बनाते हुए कहता है। तो व्यक्ति स्थिर पानी के सापेक्ष इधर कूदेगा, लेकिन पानी गतिमान है। पानी व्यक्ति को यहाँ से धक्का मारते 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 बी तक ले जाएगा। और हमारा उद्देश्य ये है कि व्यक्ति ए से शुरू हो जाए और जाए कहाँ तक? बी तक जाए। तो हम यही खुद भी यही चाहते हैं। तो व्यक्ति यहाँ तक है। अब ये आ जाएगा व्यक्ति मैन का रिवर के सापेक्ष अगर उसने ये दूरी चलना है, ठीक है। तो व्यक्ति ध्यान रखना ए से बी तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट ए से बी की ओर नहीं कूदेगा क्योंकि पानी फ्लो कर रहा है। व्यक्ति इधर, हालांकि इस घटना में विस्थापन न्यूनतम होगा, लेकिन उस व्यक्ति जब पानी इधर जा रहा है व्यक्ति इस तरफ कूद रहा है तो पानी का विरोध का सामना करना पड़ेगा, टाइम से ज़्यादा लग जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि यदि ये घटना आती है तो व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है व्यक्ति का बहती नदी के सापेक्ष वेग क्या आएगा? बहती नदी के सापेक्ष वेग जो आएगा वी मैन रिवर बराबर, देखिए यहाँ सीधा दिख रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, हमें ये चाहिए, ठीक है। ये अपने कर्ण मान लो, ये लंब मान लो, आधार मान लो, इससे डायरेक्ट अपने पास आ जाएगा वी मैन का स्क्वायर माइनस वी रिवर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास, तो व्यक्ति की आ गया, ये व्यक्ति का बहती नदी के सापेक्ष चाल है। कब? यदि विस्थापन न्यूनतम करने की कोशिश करे, ठीक है, उस कंडीशन पर लगा समय, नदी को पार करने में लगा हुआ समय बराबर होता है अपने पास दूरी बटे में उसकी चाल। तो दूरी कितनी है? डी बटे में चाल आ जाएगा अंडर रूट वी मैन का स्क्वायर माइनस वी रिवर का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम उसका समय पता कर सकते हैं कि व्यक्ति कितने समय में पार करेगा। डेफिनेट है कि समय यहाँ पर आपके पास ज़्यादा लगेगा, ठीक है। हाँ, विस्थापन आपका न्यूनतम है लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपने बहते हुए पानी के विरोध करते हुए आपने गति करी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने एंगल नोट करना है तो एंगल नोट करने के लिए देखो, चाहे तो अल्फा निकाल लो चाहे थीटा निकाल लो, दोनों ही निकाले जा सकते हैं, ठीक है। अल्फा निकालोगे तभी वी मैन और थीटा निकालोगे, दोनों ही कंडीशन पर आप मान निकाल सकते हो tan थीटा के, क्योंकि ट्राइंगल बन गया है। ट्राइंगल से आप tan थीटा से मान निकाल सकते हो कि व्यक्ति को नदी के जो है सीधी रेखा के सापेक्ष किस कोण से कूदना चाहिए या किनारे के साथ कितना कोण बनाते हुए कूदना चाहिए, ये अपने पास अल्फा का मान पता किया जा सकता है, ठीक है। नदी को पार करने के बारे में बात आ गई है, ठीक है। अब जरा एक चीज़ और देखिए, अगर इसी में बात करें नदी को कम समय में पार करना, नदी को कम समय में पार करना है। हम चाहते हैं कि टाइम जो है वो कम से कम लगे। अगर समय कम लेना है तो भाई नदी में बहते हुए पानी का विरोध करने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप वो टाइम वेस्ट मत करो कि नदी के बहते हुए पानी का विरोध मत करो। आपको नदी को, आपने ए बिंदु से कूदे हो, ठीक है, नदी जो है इस तरफ बहती जा रही है वी रिवर, आपको चाहे यहाँ जाना है, ठीक है। जब आप जाओगे तो व्यक्ति कूदेगा तो व्यक्ति आप बिल्कुल सीधा कूदिए, बिल्कुल ए से बी की ओर कूदिए। हालांकि आप बी पर नहीं पहुंचोगे क्योंकि पानी इस तरफ आपको धक्का देता जाएगा। तो व्यक्ति यहाँ चला जाएगा वी मैन, ठीक है, व्यक्ति यहाँ चला जाएगा इस जगह पर। तो व्यक्ति वास्तव में बी पर ना पहुंचकर बी डैश पर पहुंच जाएगा, ठीक है। बी पर ना पहुंचकर बी डैश पर पहुंच जाएगा और हमें ये पूछा जाता है कि बताइए इसमें कितना समय लगेगा। देखो, आपने नदी का विरोध नहीं किया, आपने इधर कूद रहे थे तो विरोध कर रहे थे, आप पानी जिधर ले जा रहे आप जा रहे हो। इसलिए यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए पार करने का समय, तो आपने यहाँ पर विरोध नहीं किया है, इसलिए आपका समय जो है वो t बराबर वही दूरी
कितनी दूरी चले हैं, अब डिस्प्लेसमेंट है, आपने लेना तो विस्थापन ही है। इसमें कितना आया, d बटे में चाल कितनी थी आपकी v मैन, ये नदी को पार करने में लगा हुआ आपका समय होगा, आपने नदी का कोई विरोध नहीं किया है। ठीक है, इस प्रकार से हम विस्थापन न्यूनतम है या हमारा समय न्यूनतम है, हम उस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये किसी भी नदी को पार करने के लिए हमने कुछ घटनाएं पढ़ी है, सापेक्ष घटनाएं पढ़ी है। सापेक्ष किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये बड़ी घटना हो गई है, तो हमने अभी यहाँ पर सापेक्ष के बारे में पढ़ा है कि सापेक्ष किस प्रकार से आता है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार इस टाइप से और भी आ जाते हैं। अगर मैं नदी को पार करने का समय लिया है, सापेक्ष घटनाओं के बारे में बात की है, तो देखिए हमने नदी के बारे में ये सारी बात की है। यहाँ पर हमने एक बात और की थी उपग्रह के सापेक्ष से पहले, यदि वस्तुएं एक दूसरे के समान दिशा में जा रही हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ हमने उसके बारे में काफ़ी बात करी थी। अब ज़रा यहाँ एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। हमारा इस अगले जो है क्वेश्चन लेंगे हमने अगले सीरीज़ में, कई बार ट्रेन के बारे में पूछता है कि जो है ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई जो है LA है और इसकी चाल है V। ये जो ट्रेन है इसकी लंबाई है LB और इसकी चाल है VB। ठीक है, हमें ये पूछता है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय बाद पार करेंगे, ये पूछा जाता है। आपको देखिए दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो यहाँ जब पार करना शुरू होता है तो दोनों के इंजन जब सामने आ जाते हैं तो पार करना शुरू हो जाता है। लेकिन पार कब होता है, जब इंजन पार करते हैं? नहीं, जब लास्ट डब्बे पार करते हैं। जब लास्ट डब्बे पार करते हैं तो इंजन के बीच की दूरी जो है दोनों ट्रेनों की लंबाई के जोड़ के बराबर आ जाती है। तो अगर यहाँ पूछा जाए ट्रेन को पार करने में लगा समय, यदि यहाँ ये पूछा जाए तो t बराबर होता है, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे में उसकी चाल। समय बराबर दूरी जो है वो हमेशा दोनों ट्रेनों के जोड़ के बराबर रहेगी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए सापेक्ष चाल क्या आएगी, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ आएगा VA प्लस VB। इसी प्रकार कई बार ये पूछा जाता है कि दो ट्रेन जो है इस दिशा में जा रही है VA, ये दूसरी ट्रेन जा रही है VB, इस ट्रेन की लंबाई है LA, इस ट्रेन की लंबाई है LB, और दोनों जो है एक ही दिशा में जा रही है, और ये जो है ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। यदि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं तो अगर ये पूछा जाए ट्रेन A जो है ट्रेन B को कितने समय बाद पार करेगी, तब भी जो फॉर्मूला आएगा वो किसका आएगा, ट्रेन को पार करने में लगा समय। अगर ये पूछा जाए तो t बराबर, ध्यान रखना लंबाइयाँ दोनों ही कंडीशन पर जुड़ती हैं, दोनों ही कंडीशन पे जुड़ती हैं, चाहे ट्रेन आमने सामने से पार करे, चाहे एक के पीछे एक जाके उसको पार करे, दोनों ही ट्रेन की लंबाई आपस में जुड़ेगी। हाँ, यहाँ वेलोसिटी की बात की जाए तो यहाँ दोनों एक ही तरफ है, तो यहाँ जो सापेक्ष वो ये आएगा VA माइनस VB आएगा। तो इस प्रकार से हम कई जो क्वेश्चन के बारे में बात की है, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो सापेक्ष वेग के ऊपर था। जब एक ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में जाती है, विपरीत दिशा में जाती है, तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो 1D के अंदर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट सीरीज में हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।